Error detection. Yes, these are the sentences and we have to find out an error if any in the sentences. ये सारा सेंटेंसेस है और इसमें अगर कोई एरर है तो आपको ढूंढना है, अगर एरर नहीं है नो और नो एरर का ऑप्शन है उसको आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। सम ऑफ आवर स्टाफ इज, पढ़िए। तो इसमें ज्यादा क्या बात करना है, सम ऑफ आवर स्टाफ, स्टाफ नहीं स्टाफ्स होगा, यानी जो सिंगुलर लिखा हुआ है स्टाफ उसको प्लूरल बना दीजिए एस लगाकर। क्यों? क्योंकि सम ऑफ आवर स्टाफ्स यानी कुछ तो है, सम है, तो सम के साथ हमेशा प्लूरल नाउन, तो इसी पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू डिसाइड टू होल्ड द फंक्शन इन कोलकाता नॉट मच ऑफ अस विल बी एबल टू, जो है क्वेश्चन नंबर 2 में एरर कहाँ है, तो इसमें एरर है यहां, मच ऑफ अस नहीं, मच को किस चीज में बना दीजिए, मेनी में, क्योंकि इसका यूज किसके लिए किया गया है, अस, अस मतलब हम लोग, यानी काउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल नाउन के लिए मच नहीं मेनी का प्रयोग होता है, तो इसको क्या बना देंगे, मेनी बना देंगे इस मच को, मेनी ऑफ अस विल बी, ये होगा, तो इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, in case you need 5 people to run a branch you should be selected 10 since some may leave, इसमें एरर कहाँ है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर तुमको 5 लोगों की जरूरत है इस ब्रांच को चलाने के लिए, यहां ध्यान देना, यू शुड बी सिलेक्टेड 10 सिंस सम मे लीव, क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें कितने का, 10 को 10 को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ छोड़ सकते हैं, तो इस पर ध्यान दो, यू शुड बी सिलेक्टेड 10, कहना यही चाह रहा है तुम्हें 10 का चयन करना चाहिए, यानी ये वर्ब है सिलेक्ट, और चयन करना सिलेक्ट, और इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी काम करने वाला, ये सिलेक्ट कौन कर रहा है उसका नाम सेंटेंस में पता है, यू सिलेक्ट कर रहा है, तो जब काम करने वाला आदमी का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम पता रहता है तो हम लोग पैसिव वॉइस का यूज नहीं करते हैं, तो यू शुड बी सिलेक्टेड नहीं होगा, क्या होगा, यू शुड सिलेक्ट होगा, यानी एक्टिव वॉइस। यहां देखो शुड बी भी3, तो शुड बी भी3 कहां लगता है, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस की हमें जरूरत है ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट पता है, यानी एक्टिव वॉइस यूज कीजिए, यू शुड सिलेक्ट 10, बाकी जो है सो, तो इस पार्ट में ये तो ठीक है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट में शुड बी सिलेक्टेड वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो ही अप्रोच्ड मेनी प्राइवेट बिजनेसेस टू इन्वेस्ट, पढ़िए। इसमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेसेस, बिजनेस प्लूरल होता ही नहीं है, हम लोग नाउन चैप्टर पढ़े थे, कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर होता है, पोएट्री, लगेज, बैगेज, सीनरी, वर्क, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सोप, उसी में था बिजनेस, इसमें इन सारे नाउन्स में एस लगाकर प्लूरल बनाते ही नहीं है, तो बिजनेसेस को हटाइए, बिजनेस लिखिए, यानी सिंगुलर, एस नहीं लगेगा, इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू गिव अप दिस जॉब व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू बी अपॉइंटेड फॉर जनरल मैनेजर, पढ़ो। अब यहां ध्यान दो, व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू बी अपॉइंटेड, अब जरा स्ट्रक्चर नंबर 1 याद करो, पहले देखो, इस बात को पहले जानो, हम लोग एक स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये पढ़े थे, स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये मतलब कैसे देता है, ऐसे देता है, जाने वाला है जाने को है, ऐसा ही मतलब देता है, जैसे वह पढ़ने वाला है तो क्या करोगे, ही इज टू रीड, वे लोग तुम्हें पीटने वाले हैं तो इसी का यूज करोगे, दे आर टू बीट यू, तो इसी तरीके से करते हैं। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक नोट पॉइंट में हम लोग बात किए थे, वो ऐसा था, स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक नोट पॉइंट में हम लोग यही पढ़े थे, ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर अबाउट टू B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों को गौर से देखो, ये दोनों एक ही चीज है, केवल इसमें सब्जेक्ट प्लस EJMR की ठीक बात 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट प्लस EJMR के बाद अबाउट लिखा हुआ है, उसके बाद 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट है,
स्ट्रक्चर नंबर 1 के नोट पॉइंट में यही पढ़े थे। तो ये मतलब कैसे देता है ये नोट पॉइंट? ऐसे, जाने ही वाला है, जाने जाने को है। इन दोनों में डिफरेंस समझो। जाने वाला है, इसमें जाने ही वाला है, यानी कोई काम अब या तब होने ही वाला है। जाने को है, जाने जाने को है, यानी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, यानी कोई काम समाप्ति के होने के बिल्कुल कगार पर। तो ऐसा देता है। जैसे तुमको एक एग्जांपल देकर हम बताए थे इसको, वह मरने ही वाला है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वह मरने मरने को है। तो तुम देखोगे वह मरने ही वाला है या वह मरने मरने को है, दोनों तो एक ही बात है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तब हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कैसे करोगे इसका? ऐसे, ही इज अबाउट टू डाई, यही है। अगर यही सेंटेंस रहता कि वह मरने वाला है, तब हम लोग इसका यूज करते, ही इज टू डाई। लेकिन इस बात को ऐसे न, बल्कि ऐसे कहे वह मरने ही वाला है या वह मरने मरने को है, तब हम लोग इस नोट पॉइंट को यूज करेंगे। ही इज अबाउट टू डाई, वह गिरने गिरने को है, गिरने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू फॉल डाउन। यही चीज है, इतना जान के। अब आइए इस क्वेश्चन में, हाउ कैन यू गिव अप दिस जॉब व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू बी अपॉइंटेड? जस्ट अबाउट टू बी पॉइंटेड, टू बी भी थ्री लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है अबाउट टू प्लस B1, ये इसका पैसिव है, टू बी भी थ्री कर दिया, पैसिव वॉइस बना। तो जब अबाउट लग ही गया तो इस जस्ट का तो काम है नहीं, क्योंकि दोनों तो एक ही मतलब लेता है, सुपरफ्लूस हो जाएगा। तो इस जस्ट को हटा दीजिए, तो आपका इसी पार्ट में एरर है। होना चाहिए, हाउ कैन यू गिव अप दिस जॉब व्हेन यू आर अबाउट टू बी अपॉइंटेड फॉर जनरल मैनेजर, ऐसे होना चाहिए। तो अगर इफ यू डोंट नो दिस, यू प्लीज पुट डाउन दीज 2 पॉइंट्स। तो अगर पता नहीं है तो इसको लिख लो। हालांकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लासरूम, फिर भी अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। द ट्रैवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी फॉर इंग्लैंड। ट्रैवल एजेंसी सारा अरेंजमेंट किया हम लोग का जर्नी कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड का जर्नी, ये मंजिल का काम कर रहा है, डेस्टिनेशन का। तो डेस्टिनेशन के पहले टू लगाते हैं, फॉर नहीं, फॉर को हटाइए, टू लगाइए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। गांधी जी वॉज अ मैन हु बिकम अ लीजेंड इन, पढ़िए। तो गांधी जी वॉज अ मैन, गांधी जी एक व्यक्ति थे जो, हु मतलब जो लीजेंड हुए या लीजेंड बने, भूतकाल की घटना है ना। तो ये बिकम भी बने, इसको क्या कर दो, बिकेम, ऐसे। यानी इसी पार्ट में एरर है, बिकम को हटाइए, बिकेम लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी वर एबल टू आंसर इट। देखिए, अब ये वर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, वॉज होगा, याद रखना। नो वन नो बडी, सम वन समबडी, एवरी वन एवरीबडी, इन ये सभी को हम लोग सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब इन सबों के साथ लगाते हैं। तो ये वर नहीं, वॉज लगाइए। इसी पार्ट में एरर है। 9 में आ जाइए। द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड इवन, पढ़िए। अब इसमें क्या है, इसको देखो, हैज नॉट बीन। अब इसको देखो, इस हैज का यूज किसके लिए किया गया है? वेजेस के लिए। वेजेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, जरूरत के मुताबिक हम लोग उसमें वर्ब लगाते हैं। तो अभी वेजेस का यूज किसके लिए किया गया? वर्कर्स, प्लूरल नाउन के लिए। तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, हैज नहीं, हैव करेंगे। ठीक। अब ये वेज, ऐसा नहीं कि वेजेस में ES लगा हुआ है तो हम लोग हैव लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। वेजेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, जरूरत के मुताबिक हम लोग इसमें वर्ब लगाते हैं। अगर वही रहता द वेजेस ऑफ सीन, पाप, सीन का मतलब द वेजेस ऑफ सीन, तब हैज नॉट बीन, वो ठीक होता, तब सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ये सिंगुलर है। तो इस तरीके से अभी तो यहां पर प्लूरल नाउन है, तो हम लोग वेजेस को प्लूरल मानेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, पढ़िए।
द कमिटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प टू बैंक्स, नो एरर। अब इसमें कहाँ एरर है, देखो यहां पर है। पहले तो शक हुआ कमिटी के साथ हैज लगाया हुआ है, ये ठीक है ना। हाँ, कमिटी के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कमिटी, जूरी, ऑडियंस, क्राउड, टीम, ये सारा कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर इन सभी कलेक्टिव नाउन्स को ऐसे व्यक्त किया जाए कि डिवीजन यानी विभाजन या फिर सेपरेशन यानी अलगाव का बोध हो, तब प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो अभी तो कोई कमेटी में पढ़ने से कोई अलगाव यानी सेपरेशन या विभाजन, डिवीजन का सेंस तो आ नहीं रहा, तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो विच विल हेल्प टू बैंक्स, ये टू नहीं होगा, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। हेल्प के बाद टू तो नहीं लगाते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट। बोलते हो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या बोलते हो? आई शैल हेल्प यू बोलते हो या आई शैल हेल्प टू यू? जाहिर सी बात है आई शैल हेल्प यू बोलेंगे। हेल्प के बाद यानी ये वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट टू नहीं लगता है, इसलिए इस टू को हटा दो, हेल्प बैंक्स जो है कर दो। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, दिस प्रोजेक्ट which is funded by the United Nations has helped over 4 lakhs Indian overcome poverty। देखिए कहाँ एरर है। अब जरा देखें, ध्यान से देखो, दिस प्रोजेक्ट विच के बाद इज लगा हुआ है, तो इज का यूज किसके हुआ है? इसके विच के पहले प्रोजेक्ट सिग्नल है, ठीक है। हैज हेल्प्ड, तो इस हैज का भी यूज हुआ है दिस प्रोजेक्ट के लिए। दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड, ये हैज का प्रयोग जो है इसके लिए नहीं हुआ है, इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी ठीक है। तो फिर एरर कहाँ है? यहां है एरर। 4 lakhs नहीं, 4 lakh कहेंगे। ई लैख में से एस हटाओ, ये होगा। इसी पार्ट में एरर है। रीजन, नाउन चैप्टर याद करो। कुछ शब्द है जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, लाख, इन सभी शब्दों के पहले अगर कोई संख्या लिखा रहे, नंबर लिखा रहे, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा रहे, तो इन सभी शब्दों में मीन्स डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लाख में एस कभी नहीं लगाएंगे, ये रूल है। अगर नंबर न लिखा हो तब एस जरूर लगाएंगे। तो अभी तो 4 ये नंबर लिखा हुआ है लाख के पहले, तो एस कभी नहीं लगाएंगे, एस हटा दीजिए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ टूरिस्ट is expected to rise from 4 to 10% in the next 10 years। देखिए क्या करना चाह रहा है। तो पहले तो ईच पर शक हुआ कि ये टूरिस्ट प्लूरल है, उसके बाद ईच कैसे आर होगा ना। तो ध्यान से सोचो, एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ मतलब बड़ी संख्या में, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। द नंबर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है, वर्ब हमेशा लेकिन सिंगुलर ही रहता है। तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो भी वर्ब तो सिंगुलर लगेगा, लगा ही हुआ है, यानी ये ठीक है। तो फिर कहना क्या है, हिंदी निकाल के देखें। ये टूरिस्ट की संख्या माने यह उम्मीद किया जाता है कि टूरिस्ट की संख्या क्या है, अगले 10 वर्षों में 4% से बढ़कर 10% हो जाएगी। सारा कुछ सीख ही दे रहा है। इसको कर दो नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं, नो एरर। सारा ग्रामर का रूल सेटिस्फाई किया हुआ को सेटिस्फाई किया गया है और मीनिंग भी ठीक आ रहा है। नो एरर, 12 क्वेश्चन नंबर का नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, when he asked why the machines were idle we told him it was broken। सोचो अब इसमें कहाँ एरर है, तो जरा इस पर गौर करो। इस इट का यूज किसके लिए किया गया है, सोचो। When he asked, जब वो पूछा why the machines were idle, कि मशीन्स आइडल क्यों था। We told him, हम लोगों ने उनसे कहा it was broken, कि यह टूटा हुआ था। तो इट का यूज किसके लिए किया गया, क्या टूटा हुआ था, मशीन। मशीन तो यहां पर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए इट नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, दे। यानी इसी पार्ट में एरर है, इट को हटाइए और दे लगाइए, क्योंकि मशीन के लिए इसको यूज किया गया है। ये तो ठीक ही है, मशीन प्लूरल है तो इसके लिए प्रोनाउन दे प्लूरल लगेगा।
इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15, टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट स्टाफ द कंपनी हैज एवर, चलिए क्या करना चाह है कि अपने नए निर्वाचित स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, हाँ, कंपनी जो है डेवलप किया है कुछ भी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया, ठीक है। इट्स पर जरा शक करके देख, शक हो रहा है, इट्स का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अपने नए निर्वाचित स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए कंपनी ने डेवलप किया है, तो इसका प्रयोग होगा है कंपनी के लिए। कंपनी लाइफलेस चीज है, निर्जीव है, सिंगुलर है, तो इट्स लगा हुआ, ये ठीक है। टू ट्रेन इट्स न्यूली रिक्रूट नहीं, न्यूली रिक्रूटेड, ईडी इसमें लगाइए। क्यों? स्टाफ है नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, इसको एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब तो ये लगा ही हुआ है, एलवाई लगने से एडवर्ब बनता है, ये तो ठीक ही है। लेकिन ये V1 है, रिक्रूट का मतलब निर्वाचित करना, और वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? V3 का यूज करते हैं। तो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ कर दो, क्योंकि स्टाफ का गुण बता रहा है। इसी पार्ट में है, रिक्रूटेड को हटाइए और रिक्रूटेड कीजिए, इसको V3 फॉर्म में यूज कीजिए, यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, a person who wishes to avail of this facility should not have been a loan defaulter in the past। देखिए कहां एरर है, तो यहां पर है अवेल के बाद क्या करेंगे हम लोग? हिमसेल्फ का यूज करेंगे। ऐसे क्यों? अवेल है, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर प्रोनाउन में, कुछ वर्ब्स है जिसके बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। कौन कौन सा है? एंजॉय, एब्सेंट, अवेल, बोस्ट, एवेंज, इन सभी वर्ब्स के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना जरूरी है। तो अवेल है, अवेल का मतलब भरपूर फायदा उठाना। अ पर्सन सिंगुलर है, तो हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अ पर्सन के मुताबिक हम लोग लगा दिए। तो सेकंड पार्ट में एरर है, अवेल के बाद हिमसेल्फ का यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, नो स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एज डिलिजेंट एंड, पढ़िए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्यों? जब इस तरीके का सेंटेंस में नो प्लस नाउन से सेंटेंस हम लोग शुरू नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? नो, उसके बाद अदर, उसके बाद सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, यानी ऐसे शुरू करते हैं सेंटेंस को, नो अदर स्टूडेंट, इसे शुरू होगा, यानी शुरू सेंटेंस कैसे होगा? नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एज डिलिजेंट एंड इंटेलिजेंट एज मुकेश, ऐसे करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। नाउ 18, बीइंग अ ड्रेडफुल प्लेस, इट्स डेजर्टेड एंड हॉन्टेड लुक वाज इनफ टू कीप ऑफ द चिल्ड्रन, पढ़िए कहाँ एरर है। अब याद करो, बीइंग से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बीइंग के बाद जो शब्द लिखा रहता है वो सर्वप्रथम कौन होता है? जिसका नाम बीइंग के पहले हो, लिखा हो। और अगर बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा हो, जैसा कि अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बीइंग के बाद वाला जो शब्द है ड्रेडफुल प्लेस, भयानक स्थान, वो कौन होने लगेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट, जिससे दूसरा क्लाउज शुरू हुआ है। तो अब बताइए, ये भयानक स्थान इट्स तो हो ही नहीं सकता है। इट्स का मतलब क्या होता है? इसका, इट का पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस कैसे हो सकता है? भयानक प्लेस। तब कीजिए क्या कि फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए, इसी में कीजिए, बीइंग के पहले क्या लिख दीजिए? इट, इट बीइंग अ ड्रेडफुल प्लेस। इट लिखने से क्या हुआ कि अब ये भयानक स्थान कौन होने लगा? इट होने लगा। हाँ भाई, ड्रेडफुल प्लेस सिंगुलर है, नॉन लाइफलेस चीज है, तो उसके लिए इट लगाएंगे। अब इट होने लगा ड्रेडफुल प्लेस, ठीक है। अब इट लिखने से हुआ क्या? ये दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट से कनेक्शन खत्म हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए, बीइंग के पहले इट लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम द मून विच वाज आल्सो अ मीटियोर ग्रीव मोर, पढ़िए। अब इसमें ज्यादा क्या बात करना, इस मोर को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि बिगर खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री जब है ही तो उसके पहले मोर लगेगा ही नहीं, मोर हटा दीजिए, इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20, अमेज़न इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, पढ़ो। अब इसमें
कुछ खास बात नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट नहीं होगा, फॉरेस्ट्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ लिखा हुआ है तो फॉरेस्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। तो इसी पार्ट में एरर है, ये तो ठीक ही है, सेकेंड पार्ट में एरर है। 21, ऑल न्यूज दैट वर कन्वेड वुड हेल्प अस प्लान आवर एक्टिविटीज। अब कहां एरर है, जरा गौर से देखो, इस वर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इस न्यूज के लिए, है ना। तो इस न्यूज के लिए, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ ये प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो वॉज कीजिए। कुछ नाउन्स है जो एस से समाप्त होता है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं इन सबों के साथ। वो कौन कौन सा था, पढ़े थे हम लोग, न्यूज, समन्स, रिकेट्स, मिजल्स, इनिंग्स, रिकेट्स, गैलोज, ये सारा क्या है, सिंगुलर एस से खत्म होता है लेकिन इन सबों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये सारा हमेशा सिंगुलर ही रहता है। तो इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामी विवेकानंद वॉज मोर टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल देन ऑल द मॉन्क्स। पढ़िए, तो इसमें एरर कहाँ है, यहां एरर है। ये ऑल नहीं, ऑल के बाद अदर लगना जरूरी है। क्या होगा, ऑल अदर मॉन्क्स। क्यों, हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े थे, व्हेन टू नाउन्स ऑफ द सेम काइंड आर कंपेयर्ड वी नेसेसरली राइट अदर आफ्टर ऑल एंड एनी। अगर एक ही प्रकार के दो नाउन की तुलना की जाए तो ऑल और एनी के साथ अदर लगना जरूरी है। तो ऑल के बाद अदर होगा ना, तो इसी पार्ट में एरर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, द रेट ऑफ डेवलपिंग ऑफ सिम्टम्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स बट दीज सिम्टम्स डाई आउट। जो भी है पढ़ो। तो अब फर्स्ट पार्ट को देखो, द रेट ऑफ डेवलपिंग ऑफ सिम्टम्स नहीं करो, इस ऑफ को हटा दीजिए, ऑफ को हटा दीजिए, द रेट ऑफ डेवलपिंग सिम्टम्स कर दो। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के तौर पे यूज किया गया है डेवलपिंग और इसका ऑब्जेक्ट है सिम्टम्स। तो वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑफ का कोई जरूरत है ही नहीं। ऐसा रहता कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स तो भी हम सोचते ठीक था, लेकिन अभी तो वर्ब के रूप में यूज किया गया है और इसका एक ऑब्जेक्ट भी है, सिम्टम्स, लक्षण। यानी सिम्टम्स डेवलप करने का जो दर है वो डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट होता है। तो लक्षण डेवलप करने का जो दर है, रेट है, तो यानी डेवलप वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो ऑफ को हटाइए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है सो आया हुआ है, लेकिन V4 हो या V1 हो, कुछ भी हो, वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में नहीं। इस ऑफ को हटाइए, इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, we divided the prize money into equal halves because he and me had together। अब यहां पर क्या कीजिएगा, he and me नहीं, he and I कर दीजिए, क्योंकि वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो ही तो सब्जेक्टिव केस ही है ही, मी नहीं, आई करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस लगाइए, आई। इसी पार्ट में एरर है। 25 पढ़िए, इसमें ज्यादा कुछ बात करने का नहीं है, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। आई एंड मिस्टर मेहरोत्रा नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे, मिस्टर मेहरोत्रा एंड आई। रीजन, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड रहता है तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसे होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ऐसे यही पढ़े थे। तो इसमें तो सेकंड पर्सन है ही नहीं, सेकंड पर्सन मान लो कि नहीं है तो कम से कम थर्ड पर्सन तो पहले आएगा, थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन आई, इसलिए ये एरर है। क्वेश्चन नंबर 26, बादल एंड हिज फ्रेंड्स आर कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स विद एन आई टू मेक अ सुटेबल प्लेस। जो भी है तो एरर कहाँ है, विद एन आई टू के बाद हमेशा V4 लगता है, तो मेक को हटाइए और मेकिंग कीजिए, पढ़े थे ना, विद एन आई टू, with a view to, look forward to, in addition to, addicted to, devoted to, committed to, इन सबों के बाद V4 लगाते हैं। हालांकि हम जानते हैं टू के बाद हमेशा भी बनाता है, लेकिन ये सारा एक्सेप्शंस है।
तो इन सब भी मेक को मेकिंग में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिंसिपल एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स दैट नो काउंसलिंग वुड प्रूव टू बी यूजफुल अनलेस द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव। अब यहां देखो, अनलेस के ठीक बाद वाले क्लाउज में नॉट लगता ही नहीं है, हटाइए, इसी पार्ट में एरर है। अनलेस खुद ही नेगेटिव वर्ड है, अनलेस और अनटिल, तो उसके ठीक बाद वाले क्लाउज में नॉट नहीं लगेगा, इसी पार्ट में एरर है। 28, द डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ इज द सेम फिश हु हैड सेव्ड 3 पीपल फ्रॉम। जरा देखो कहां एरर है, यहां देखिए, हु नहीं कीजिए, विच, यहां पर हु नहीं कीजिए, क्या करोगे, दैट का प्रयोग करो, क्योंकि हु का यूज किसके लिए होता है, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए करते हैं, निर्जीव चीज के लिए, और जानवर के लिए हम लोग विच या दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहां विच क्यों नहीं किए, दैट ही क्यों किए, क्योंकि उसके पहले लिखा हुआ है द सेम। द सेम के बाद जो का जब मीनिंग देना हो यानी रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो तब दैट ही यूज करते हैं। अगर विच लिखेंगे यहां पर तो भी गलत हो जाएंगे। द सेम के बाद विच नहीं लिखा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट करते हैं। इसी पार्ट में हु को हटाइए, दैट को लगाइए, ये तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड फर्म एश्योरेंस व्हाई डोंट यू पुट योर साइन ऑन दीज पेपर्स। देखिए, अब पुट योर साइन नहीं, साइन खुद वर्ब है, साइन का मतलब ही होता है दस्तखत करना, तो पुट का मतलब यहां यूज किया गया है करने, करना के अर्थ में। तो जब साइन का मतलब हो ही गया, ये वर्ब है, तो साइन करना, साइन का मतलब दस्तखत करना हो ही गया, तो पुट लिखने का जरूरत है नहीं। और अगर पुट लिखे हैं तो करना का मीनिंग नहीं, केवल दस्तखत चाहिए, क्योंकि पुट तो करना का मीनिंग दे ही दिया। तो साइन को किसमें बदलिए, सिग्नेचर में बदल दीजिए, पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर्स। अब तुम सोचोगे कि ठीक है, एरर तो इसी में है, ये पुट को ही क्यों नहीं हटा सकते हैं हम, तो उसको भी हटा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, साइन के बाद कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, आगे तो ऑन लिखा हुआ है, तो हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए इस पार्ट में है, साइन को सिग्नेचर में बदल दीजिए, सिग्नेचर के बाद ऑन आ सकता है, साइन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। सिग्नेचर क्या है, नाउन है, मतलब सिर्फ दस्तखत। चलिए इसमें है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ दिस बैंक हैव, पढ़िए, अब याद करो, इस विद को हटा दीजिए, विद लगेगा ही नहीं। हार्ट एंड सोल का मतलब दिलो जान से, इसके साथ हम लोग विद का प्रयोग कभी करते ही नहीं है। पढ़े थे 2-3 चीज, हार्ट एंड सोल दिलो जान से, टूथ एंड नेल पूरी शक्ति के साथ, बैग एंड बैगेज बढ़िया बिस्तर सहित। ये कुछ एक्सेप्शनल बातें थी, कुछ बातें थी नोटवर्दी सेंटेंस में हम पढ़े थे। इन तीनों के साथ विद का यूज होता ही नहीं है, इसी पार्ट में एरर है। नाउ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग को बनाना है। इसमें करना क्या है कि देखो, हर क्वेश्चन में 31 से देखिए 37 तक में देखिए है, सेंटेंस का एक पार्ट अंडरलाइंड है। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब इसको किसके जगह पर, सिंक के जगह पर क्या लिखा जाएगा, अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, संक, ड्राउन, ड्राउंड, पोर, क्या लिखा जाएगा, ठीक। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो इसमें नो इंप्रूवमेंट कीजिए, इसमें नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, एक बना दो नो इंप्रूवमेंट, ठीक। अब देखिए, वाई डू यू नॉट सिंक दीज क्लॉथेस इन वाटर। सिंक का मतलब क्या होता है, डुबाना। अब डू के बाद तो V1 ही लगता है, तो संक तो हो नहीं सकता है। अब ड्राउन का मतलब भी होता है डूबना या डुबाना, दोनों में डिफरेंस क्या है। ड्राउन का यूज होता है कोई सजीव को, कोई ह्यूमन बींग को, या कोई लिविंग बींग्स जब डूबता है तो हम लोग ड्राउन का प्रयोग करते हैं डूबना या डुबाने के लिए। और जब लाइफलेस चीज यानी निर्जीव चीज को अगर डूबने की बात हो तो हम लोग सिंक का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, ड्राउन तो होगा नहीं, अब डू के साथ ये तो होगा ही नहीं, तो सिंक क्या डुबाने की बात हो रही है, क्लॉथेस निर्जीव चीज है, तो ठीक ही है, डू के बाद V1 लगता है, ठीक है। तो इसमें कर दीजिए नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। मोस्ट टीनेजर्स दिस डेज प्रेफर प्ले क्रिकेट टू, है, पढ़िए। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट क्या है, प्रेफर प्ले,
अब इसके जगह क्या होगा, देखो, प्रेफरेबली प्लेड, प्रेफर प्लेइंग, प्रेफर टू प्लेइंग, प्रेफर टू प्ले, या तुमको लगता है ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट कर दो। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेफर प्लेइंग। प्रेफर का मतलब ज़्यादा पसंद करना। प्रेफर के बाद अगर एक वर्ब आता है तब आने वाला वर्ब हमेशा V4 होता है। हम लोग पढ़े भी थे, देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट टेक V4 इफ अनदर वर्ब कम्स, कि अगर कुछ वर्ब्स है जिसके ठीक बाद अगर एक वर्ब और आए तो वो वर्ब 4 होना जरूरी है। कौन कौन था, स्टार्ट याद करो, स्टार्ट, स्टॉप, एवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, पोस्टपोन, प्रेफर, बहुत सारा था। तो प्रेफर के बाद वर्ब आया तो V4 होगा। इसी पार्ट में इसको कीजिए, यानी प्रेफर प्लेइंग ये होना चाहिए, इंप्रूवमेंट की जरूरत है इसको। 33, ही कॉर्डियली इंक्वायर्ड हाउ वाज माई हेल्थ। बढ़िए, मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो है कि बड़ा ही ढंग से मैंने तरीके से पूछा, अपनापन जताते हुए पूछा कि हाउ वाज माई, कि मेरा हेल्थ कैसा था। अब यहाँ देखो, हाउ वाज माई हेल्थ, ये सोचो तुम क्या होगा। अब तुम सोचो, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जरा तुम सोचो तो यस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाउ वाज माई हेल्थ नहीं, हाउ माई हेल्थ वाज, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है माई हेल्थ, सब्जेक्ट है दूसरे क्लाउज का, और सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकला हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। वह मुझसे पूछा कि मेरा हेल्थ कैसा था, प्रश्न पूछ रहा है नहीं ना, तो जब प्रश्न है ही नहीं तो वॉज इस सब्जेक्ट माई हेल्थ के पहले नहीं होगा, बाद में होगा, तो इसी को इससे रिप्लेस कर दो, माई हेल्थ वॉज। क्वेश्चन नंबर 34, द सीजन बीइंग वेरी प्रेफरेबल, ही सीम्स टू हैव बीन एंजॉयड द वैकेशन। कहना क्या चाह रहा है, अच्छा मौसम होने के नाते प्रतीत होता है कि वह खूब एंजॉय किया, ऐसा ही कुछ। तो हैव बीन एंजॉयड, हैव के बाद बीन और V3 आता है तो पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट पता नहीं रहता है तब। ही सीम्स टू हैव बीन एंजॉयड, प्रतीत होता है कि वह खूब एंजॉय किया, एंजॉय करने वाला का नाम तो ही पता ही है, तो फिर ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, एक्टिव वॉइस होना चाहिए, यानी बिन नहीं होना चाहिए। देखो कहाँ है, तो क्या दो, ये भी नहीं, ये तो क्या है, ये यस हैव बीन एंजॉयड की जगह पर हैव एंजॉयड कर दो, ये डाल दो। मतलब कहने का पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, एक्टिव वॉइस की जरूरत है, क्योंकि ये जो काम है एंजॉय करने वाला का नाम ही पता है, तो ये जवाब हो जाएगा हैव एंजॉयड। 35, दे हैड नॉट बीन सिंपैथेटिक टू द पुअर। बोलो, तो क्या कहता है, दे हैड नॉट बीन सिंपैथेटिक टू द पुअर, तो इसमें कर दो नो इंप्रूवमेंट। वे लोग गरीबों के प्रति सहानुभूतिशील नहीं रहे थे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, बीन के बाद वर्ब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। वर्ब आया तो आईजी लगाएंगे, वर्ब नहीं आया तो जो शब्द है चुपचाप लिख देंगे, तो वर्ब नहीं है तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है। अब तुम कहोगे कि इसमें समय नहीं है, समय नहीं देने का नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, तो आप इसमें कोई गलती नहीं। 36, अ स्ट्रिक्ट लॉ इज टू मेक टू कर्ब करप्शन। कर्ब का मतलब रोकना। क्या कहना चाह रहा है, एक स्ट्रिक्ट लॉ करप्शन को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया जाने वाला है। इज टू मेक, तो इज टू मेक स्ट्रक्चर नंबर 1 है, एक्टिव वॉइस है। अब ये मेक एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाने वाला है, ये बनाने वाला कौन है, इस मेक का सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में पता नहीं है, यानी हम लोगों को पैसिव वॉइस चाहिए। तो क्या कर दोगे, स्ट्रक्चर नंबर 1 का यूज किया गया है, 1 ही कीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 का यूज होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में, तो इसको कर दो इज टू बी मेड। जहां भी इंग्लिश में 2 + V1 हो अंत में एक्टिव वॉइस में, तो 2 V3 लगा देने से पैसिव वॉइस बन जाता है। तो पैसिव वॉइस यानी इज टू बी मेड, इसी को डालेंगे यहां पर तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 37, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन कैन बी क्लासिफाइड बाय सेवरल कैटेगरीज। पढ़िए, कैन बी क्लासिफाइड। अब ये गलत कैसे हुआ, सोचो, कैन बी क्लासिफाइड यानी पैसिव वॉइस है, कैन बी क्लासिफाइड, बाई के बाद तो एजेंट आता है, यानी आदमी का नाम जो जिसके द्वारा काम किया जाता है, तो बाई के बाद तो एजेंट है ही नहीं, कोई व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है नहीं, तो इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है।
अरे भाई राजा की भाई राम श्याम घनश्याम तो बात समझ में आता है, लेकिन ये तो सेवरल कैटेगरीज है, यानी ये एजेंट तो है नहीं। तो इसमें क्या करोगे, विल बी क्लासिफाइड बाई, फिर बाई आ जा रहा है, और बाई के बाद तो कोई आदमी का नाम है ही नहीं, यानी डूअर का नाम नहीं है, नहीं होगा। कैन बी क्लासिफाइड, इसको कर दो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो अर्थ भी आ जाएगा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन, कॉमन मैन के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस सामान्यतः किया जाता है उसे अनेक कैटेगरीज में हाँ क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। इनटू कर दिए, अर्थ भी आ गया। ए विल बी क्लासिफाइड बिटवीन, वो तो होगा नहीं, कैन क्लासिफाई होगा नहीं। तो चलिए इसी पार्ट को रिप्लेस करके इसको करेंगे। अब ये सारा जो सेंटेंसेस है इसको देखकर पहचानना है कि ये एक्टिव है या पैसिव फॉर्म में है। अगर इनमें से कोई एक्टिव फॉर्म में है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और अगर पैसिव है तो इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद दीज सेंटेंसेस। इफ एनी ऑफ दीज सेंटेंसेस इज एन एक्टिव वॉइस, we have to convert it into passive voice. In case it is any of these sentences is in the passive form, we have to convert it back into active form. इन सारे sentences को ऐसे ही करना है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, पैसिव वॉइस है तो वापस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। इट इज द टाइम टू पब्लिश दिस नोवेल। कैसे बनाओगे? याद है हम लोग मिसलिनियस कैसे पढ़े थे? इट इज द टाइम से शुरू होता है, तो सबसे पहले तो यही कर देंगे, इट इज द टाइम लिख देंगे। अब इट इज द टाइम लिखने की ठीक बात करेंगे क्या, फॉर लिखना जरूरी है। फॉर लिख दिया, उसके बाद ये जो टू के बाद भी है उस शब्द को, इसके इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट को तुरंत लिखेंगे, तो लिख देंगे दिस नोवेल, ऐसे दिस नोवेल लिख दिए, लेकिन फॉर लिखना जरूरी है। अब उसके बाद 2 + V1 है, टू बी V3 कर देंगे, ऐसे टू बी पब्लिश्ड क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस था उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हम लोग ये किए। इट इज अ टाइम फॉर दिस नोवेल टू बी पब्लिश्ड। अब आ जाइए 39 में। वॉज मिस्टर गुप्ता बीइंग फ्लैटर्ड विद ऑयली टंग बाय हर फॉर हर पर्सनल गेन्स। अब पहले तो ये पहचानो कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो देखो वॉज मिस्टर गुप्ता बीइंग फ्लैटर्ड, वॉज है फिर बीइंग है V3 है। अब याद करो वॉज बीइंग V3 ऑक्सिलरी वर्ब कहां तुम पढ़े थे? तो तुम देखोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में पढ़े थे, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, यानी इसको वापस एक्टिव वॉइस में करना है। अगर सेंटेंस पैसिव रहता है तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जब कभी भी क्वेश्चन पैसिव वॉइस में हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, ढूंढो कि बाई प्लस एजेंट क्या है। तो बाई एजेंट यही है। अब वापस हम लोग को एक्टिव वॉइस बनाना है। अब इसी एजेंट से ही एक्टिव वॉइस शुरू होगा, ये बात याद रखना। अब ये चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है तो उसका एक्टिव वॉइस क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस B4 फॉर्मूला आगे बनाइए। चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब बाहर यानी क्वेश्चन है तो एक्टिव फॉर्म को भी इंट्रोगेटिव में बनाते हुए ऐसे लिखेंगे, लेकिन याद रखना इसी से सेंटेंस शुरू करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा वॉज सी फ्लैटरिंग मिस्टर गुप्ता फॉर हर पर्सनल गेन्स। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस यही है ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस B4। तो किए, चूंकि प्रश्न है तो वॉच को सब्जेक्ट के पहले ले आए, वॉज सी अब वर्ब में आईएनजी लगाए, फ्लैटरिंग उसके बाद ऑब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता फॉर हर पर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में। व्हाट विल डिस्टर्ब यू हियर। तो क्या करना चाहता है, व्हाट विल डिस्टर्ब यू हियर, तुम्हें क्या यहां पर डिस्टर्ब करेगा। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? ये एक्टिव वॉइस है। ये डिस्टर्ब करने का काम कौन कर रहा है? व्हाट कर रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हें यहां क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्ब करने का काम कौन कर रहा है? क्या, व्हाट, यानी यही सब्जेक्ट है। अब यही सब्जेक्ट है तो एजेंट बनेगा, बाय एजेंट यही बनेगा। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है तो उसका यूज करके हम लोग बना देंगे। तो जब एक्टिव वॉइस ये है तो सब हम क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट, पहला वर्ब के ठीक बाद जो है ऑब्जेक्ट, तो इसी से सेंटेंस शुरू करेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला लगाकर पैसिव वॉइस ऐसे बना देंगे। तो इतना तो हो गया।
यू विल बी डिस्टर्ब, सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को लिख दिए, फिर शैल विल दोनों में से कोई एक, फिर बी, फिर V3। अब उसके बाद बाई प्लस एजेंट, एजेंट कौन बनता है? सब्जेक्ट ही एजेंट बनता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? व्हाट है, तो बाई व्हाट ऐसे लिख दे, बाई व्हाट एजेंट हो गया, सब्जेक्ट ही ना एजेंट बनता है, तो बाई व्हाट एजेंट, बाई के बाद व्हाट लिख दिए। तो कहता है कि ठीक है, कायदे से तो यही होना चाहिए, लेकिन इस बाई व्हाट को अंत में नहीं लिखेंगे, बल्कि कहां लिखेंगे? शुरू में लिखेंगे। ऐसे बाई व्हाट यहां पर लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि माना कि ये एजेंट है, लेकिन व्हाट क्या है? एक WH वर्ड है। WH वर्ड किसी भी सेंटेंस में कहां पर रखा जाता है, कहां पर लिखा जाता है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ WH वर्ड इन अ सेंटेंस? सेंटेंस में WH वर्ड का स्थान कहां होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में। तो ये कुछ नहीं, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का बनता है पैसिव बनाए, केवल इस बाई व्हाट को अंत में न लिखकर हम लोग शुरू में लिख देंगे ऐसे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? बाय व्हाट। अब चूंकि ये प्रश्न है, तो प्रश्न है, WH वर्ड लगा हुआ तो प्रश्न है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी तो यू के पहले आएगा, तो यू विल ना करके हम क्या कर दिए? विल यू। समझते रहना, विल यू। तो क्या हो जाएगा? बाय व्हाट विल यू बी डिस्टर्ब। बस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, देखने में जटिल लग रहा है, लेकिन ध्यान से समझना, व्हाट वाले में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, तो उसको ध्यान से। तो यही है, बाय व्हाट विल यू बी डिस्टर्ब। 40 का हो जाएगा, एक्टिव है, पैसिव वॉइस हो गया। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 41। रोहित हैज नॉट हर्ट एनीवन विद हिज हार्श वर्ड्स। कहता है रोहित जो है किसी को हर्ट नहीं किया आपने। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 है, एक्टिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो पैसिव वॉइस को पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज हैव के बाद बिन और V3 लगाते हैं। तो चलिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एनीवन। तो क्या ऐसे कर दें, ऐसे बना दें, ऐसे एनीवन हैज नॉट बीन हर्ट। हर्ट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, हर्ट हर्ट हर्ट, मतलब तकलीफ देना। एनीवन हैज नॉट बीन हर्ट बाय रोहित विद हिज हार्श वर्ड्स। कैसे बना? एनीवन से क्यों शुरू किए? क्योंकि पहला वर्ब के ठीक बाद लिखा हुआ है एनीवन, यानी यही ऑब्जेक्ट है, तो एनीवन से शुरू किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज V3, तो हैज बीन, हैज नॉट बीन कर दिया, V3 है बाय किए। अगर ऐसे बनाए हम लोग, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। क्यों? अब याद करो, मिसलेनियस केसेस में पढ़े थे, जब किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एनीवन हो, तब हम लोग पैसिव वॉइस नो वन से शुरू करते हैं। ऐसे शुरू करते हैं, नो वन से, नो वन हैज बीन हर्ट। अब चूंकि, और जब एनीवन ऑब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस का, तो हम लोग पैसिव वॉइस शुरू करते हैं किसी से? नो वन से। और नो वन एक निगेटिव वर्ड है, तो नो वन के बाद नॉट लगेगा ही नहीं, तो हो जाएगा नो वन हैज बीन हर्ट। बाकी सब जैसे करते हो करो, बाय रोहित विद हिज हार्श वर्ड्स, ऐसे बाय रोहित विद हिज हार्श वर्ड्स, यानी पूरा पैसिव वॉइस कैसे करोगे? नो वन हैज बीन हर्ट बाय रोहित विद हिज हार्श वर्ड्स। अब ये सही हुआ। अब 42 में आ जाओ, वन मस्ट कन्फेस वंस। तो मस्ट है, मोडोलॉगी वर्ब है, एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं? मोडोलॉगी वर्ब में बी लगा देते हैं, V3 लगाते हैं, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब केवल ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में वंस का यूज हो, तो पैसिव वॉइस में इन दोनों का यूज नहीं करते हैं। बाकी सब वही मोडोलॉगी वर्ब का रूल्स यूज करके पैसिव वॉइस ऐसे बना देंगे। गिल्ट मस्ट बी कन्फेस्ड हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाइए। द टीम इंक्लूड्स नॉट ओनली रोहित बट हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो। यही है। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है? द टीम इंक्लूड्स, यानी पहला वर्ब है इंक्लूड, उसमें एस लगा हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो पैसिव वॉइस का ये एक्टिव वॉइस है। अब हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टीम जो है इंक्लूड करता है ना केवल रोहित को, बल्कि उसके यंगर ब्रदर को भी, यानी यहां से लेके नॉट ओनली रोहित बट हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया।
यानी आपको इसी से सेंटेंस शुरू करना है। जब एक्टिव रहता है तो पहले ऑब्जेक्ट खोजते हैं क्वेश्चन में और उसी से सेंटेंस शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट मिल गया, अब इसी से पहले सेंटेंस शुरू करते हैं, बाकी इज एम आर भी लगाकर बनाएंगे ऐसे। तो देखो अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट लिख दिए, नॉट ओनली रोहित बट हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो, ऑब्जेक्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इज एम आर V3 लगाना है, बोलो इज एम आर तीनों में से क्या लगाओगे? तो ये भी पढ़े थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ा रहता है तो नजदीक वाले के मुताबिक, हालांकि अभी तो दोनों सिंगुलर ही है, तो इज कीजिए, इज, अब बोलो इंक्लूडेड, इंक्लूडेड ऐसे लिखे। अब आगे क्या लिखे, क्या सब्जेक्ट तो अभी है द टीम, तो क्या बाय द टीम लिख दें? हरगिज नहीं, क्या लिखेंगे? इन दिस टीम लिखेंगे, इन दिस टीम। क्यों? कि अब देखो यहां पर बाय नहीं इन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग हाँ ये वॉइस में पढ़े थे, स्पेशल केसेस ऑफ वॉइस में कुछ वर्ब्स होता है बाई प्लस एजेंट ही पैसिव वॉइस में लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स के साथ बाई प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं, उस वर्ड का, उस वर्ब का एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन प्लस एजेंट लगाते हैं। याद आता है? नोन टू, मैरिड टू, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं, बट पैसिव वॉइस में बाई न लगा करके इन शब्दों के साथ ऐसे प्रीपोजिशन हम लोग याद किए थे, नोन टू, मैरिड टू, इरिटेटेड एट, वेक्स्ड एट, प्लीज्ड विद, इम्प्रेस्ड विद, कंटेंट इन, उसी में पढ़े थे इंक्लूडेड इन, तो इंक्लूडेड बाय नहीं, ऐसे करो। नॉट ओनली रोहित बट हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दिस टीम। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44, whom do you blame for this? क्या करना चाह रहे? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू देखे समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तुम किसे इसके लिए दोषी मानते हो या ठहराते हो? तुम किसे इसके लिए दोषी ठहराते हो, ऐसा ही कुछ। अब इसमें दोषी ठहराना ब्लेम है, ये काम कौन कर रहा है? यू, यानी यू ही, ये सब्जेक्ट है यू, ये यू जो है सब्जेक्ट है, तो ये बाई प्लस एजेंट बन जाएगा। इतना तो समझ रहे हो। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सोचो, तो whom do you blame for this fault? तुम किसे दोषी इसके लिए ठहराते हो? तो ब्लेम का मतलब दोषी ठहराना, दोषी ठहराने का असर किस पर पड़ रहा है? होम पर, यही ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि WH वर्ड है इसलिए शुरू में लिखा हुआ है, यानी चूंकि ऑब्जेक्ट हम लोग पकड़ लिए, यानी इसी से शुरू करेंगे। अब इसी से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव पे से बदल जाएगा, चूंकि शुरू इसी से करना है, तो क्या हो जाएगा? हु इज ब्लेम्ड, उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो बाय यू करो, बाय यू फॉर दिस, वही हो गया, हु इज ब्लेम्ड बाय यू फॉर दिस। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए, हिज सुपर परफॉर्मेंस अमेज्ड एवरीवन। ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, तो जब भी सेंटेंस एक्टिव हो तो ऑब्जेक्ट ढूंढना शुरू करो और उसी से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। पहला वर्ग के बाद ये है तो इसी से एवरीवन से शुरू करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस है, वाज वर V3 लगाकर ऐसे बनाएंगे, तो एवरीवन वाज अमेज्ड हो गया, ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट वाज, फिर V3 लिखे। अब V3 के बाद बाय प्लस एजेंट, एजेंट क्या सब्जेक्ट ही बन जाता है, तो बाय हिज सुपर परफॉर्मेंस लिख दें? बिल्कुल नहीं, क्या लिखेंगे? अमेज्ड एट हिज सुपर परफॉर्मेंस, ऐसे ऐसे, एट हिज सुपर परफॉर्मेंस। अब क्यों ऐसा किए याद करो, स्पेशल केसेस ऑफ वॉइसेस में हम लोग यही पढ़े थे, कुछ वर्ब्स के साथ बाय प्लस एजेंट नहीं बल्कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाते हैं, नोन टू, मैरिड टू, अमेज्ड एट, अमेज्ड बाय नहीं होता है, अमेज्ड एट, और भी था इंक्लूडेड इन, इम्प्रेस्ड विद, प्लेज्ड विद, वो सारा देख लेना, सरप्राइज्ड एट, ये सारा सब ध्यान में रखना, तो तुमको याद रखना होगा उसको। तो अमेज्ड के साथ बाय नहीं एट लगाते हैं प्रीपोजिशन, तो यही हो जाएगा। नाउ 46, सचिन वॉज मैरिड टू अंजलि एमिड्स द चैंटिंग ऑफ सेक्रेट मंत्रास अकॉर्डिंग, जो भी है उसका लंबा सेंटेंस से कोई लेने देना हमको है नहीं, हम लोगों को देखना है सचिन वॉज मैरिड, वॉज लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब इसके बाद मैरिड के बाद टू अंजलि लिखा हुआ है, जब ये पैसिव वॉइस है, सचिन वॉज मैरिड टू अंजलि, जब पैसिव वॉइस है तो टू बाई क्यों नहीं लिखा हुआ है, बाई अंजलि क्यों नहीं लिखा हुआ है, टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अभी तो बात हुई पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में
मैरिड टू ही लिखा था, मैरिड टू, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, कंटेंट इन, ये सारा प्रीपोजिशन लगता है। तो इसलिए बाय नहीं लिखा हुआ है, तो सतर्क रहना। यानी तुम्हारा बाय न लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन और एजेंट है, तो एजेंट तुम्हारा यही हो गया अंजलि। यानी इसी से हम लोगों को एक्टिव वॉइस बनाना शुरू करना है। जब एक्टिव वॉइस हो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ढूंढिए। जब पैसिव वॉइस दिया हुआ हो उसको वापस एक्टिव में करना है तो क्वेश्चन में बाय प्लस एजेंट के ढूंढिए। अभी तो बाय एजेंट नहीं है तो टू प्लस एजेंट है। इसी सेंटेंस शुरू करो और एक्टिव बनाओ, सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लगाकर ऐसे बन जाएगा। अंजलि मैरिड सचिन, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में यहां टू नहीं लगा देना, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ प्रीपोजिशन लगाते हैं, मैरिड टू, नोन टू, कंटेंट इन, इम्प्रेस्ड विद। एक्टिव में इन सबों के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। तो अभी तो पैसिव से हम लोग एक्टिव बना रहे हैं, इसलिए कोई प्रीपोजिशन नहीं। अंजलि मैरिड सचिन, बाकी सब यहां से लेकर लगा दो। अंजलि मैरिड सचिन, एम इज द चैंटिंग ऑफ सेक्रेट मंत्रास अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्ट। बाकी सब लिख दो, बाकी सब वही है, मुख्य यहां पर ध्यान देना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, वॉइस का, एरर्स का, इंप्रूवमेंट का, धीरे धीरे एक्सपर्टीज गेन करते रहिए।